वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो कि केमिकल काइनेटिक्स है उसकी क्लास 2 है। क्लास 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, बुक का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक और क्लास 1 केमिकल काइनेटिक्स का हो चुका है। आपको ये सब कहाँ मिलेगा? आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की। उसमें सबसे पहला लेक्चर आपको सिलेबस का मिल जाएगा, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सा है जिसे पढ़ के हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टॉपिक्स कौन से हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और क्लास 1 जो हुई है यूनिट 1 की केमिकल काइनेटिक की, वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, आपका अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप लोग आगे कैसे पढ़ेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझाया हुआ है, रिएक्शंस बताए हुए हैं, क्या कौन से रिएक्शन फास्ट होते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी थोड़ा सा बता ही दिया हुआ है उसमें। ठीक, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर आप मत देखिए। सबसे पहले क्लास 1 अटेंड कर लीजिए, तब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है क्या क्लासेस कैसे चलने वाली है। सबसे पहले आपको सिलेबस मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक मिल गई, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के प्रोवाइड करने वाली हूँ, फिर आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, पेपर एनालिसिस भी करूँगी। सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप फिज़िक्स और मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फ़िज़िक्स और मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फ़िज़िक्स की और मैथ्स की भी बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही पूरा मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं, तो आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन वगैरह सबको आपको चैनल पे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। ठीक, तो वो कर लीजिएगा आप लोग। ये क्लास 2 होने वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक्स भी देख लिए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आप लोगों को अभी से ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आप लोगों को जितनी भी नोट्स बनवाती हूँ, जो लिखवाती हूँ, सब इजी लैंग्वेज में लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी इजी रहे, शॉर्ट नोट भी आपके पास रहे और आप लोग इसे पढ़ कर एग्ज़ाम के टाइम जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी चुटकियों में रिवीजन हो जाने वाला है। नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। ठीक, सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो रेट ऑफ रिएक्शन की आएगी। मैंने आप लोगों को क्लास 1 में बता दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी में अकॉर्डिंग है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है आखिरकार, हमारे पास कोई रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें से हमें कहेगा कि हमें उसका रेट निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन का चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन का चेंज होना ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन दे दिया गया, ठीक, और मैंने आप लोगों को रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी आप लोगों को क्लास 1 में क्लियर कर दिया था। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, फिर उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सब कुछ आप लोगों को आसानी से मिल जाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन of reactants with respect to टाइम। मतलब हमारे पास कोई रिएक्शन दे दिया A
प्लस बी हमारा सी बना रहा है। ठीक, इस तरह से जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। इसको क्लास 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया हुआ है। या कोई सिंगल वे में रिएक्शन हो रही है, ए से हमारा प्रोडक्ट बी बना रहा है, इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। चाहे जितना रिएक्टेंट इसमें ऐड हो प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे एक रिएक्टेंट ऐड हो प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन की हिंदी मीनिंग होती है मात्रा, उसकी मात्रा में क्या चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वही को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को रिएक्शन दे दिया गया, उससे पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों का यही फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। और ये जो हमेशा ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है और बहुत ही कम इंटरवल में टाइम में होता है, तो इसको एक और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है dx/dt, मतलब कम अमाउंट में हो रहा है और x किसको रिप्रेजेंट करे, कंसंट्रेशन को x से रिप्रेजेंट करो और t टाइम है, इसको हम लोग डेल्टा x/डेल्टा t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग मेरे साथ ही नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। ठीक, अब इसकी यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक, ये कंसंट्रेशन की यूनिट होगी। और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सेकेंड हो गया या मिनट हो गया। तो ये आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसमें क्या है टाइम की यूनिट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यूनिट भी लिखनी होगी। यूनिट और लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट भी हो गए। आप लोगों को यूनिट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो रिएक्शन भी देखता है, यूनिट भी देखता है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। ठीक, यूनिट में कभी कभी मार्क्स भी कट जाते हैं अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से समझा देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितनी उसकी मात्रा में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट जो उसमें मिलाया जा रहा है उसकी कितनी मात्रा में चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, जिसे हम dx/dt से या del x/del t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल बाय लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी फाइनल यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसमें देखिए, जितने रिएक्टेंट के जो मोल्स होते हैं कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो कम होने लगेंगे। अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है, तो अगर हम उसको धीरे धीरे ख़त्म खाएंगे तो वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो वही अगर हम रिएक्शन करेंगे चॉकलेट का, मान लीजिए हमने एक चॉकलेट ली, उसको गैस पे चढ़ा दिया है, ठीक, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, बर्न होगी, तो वो वेपर्स के फॉर्म में धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो जो रिएक्टेंट हमारे पास लिया था, अब वो प्रोडक्ट जो बनने जा रहा है, तो धीरे धीरे कुछ कम होता जाएगा। तो जो रिएक्टेंट के साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो मैं आप लोगों को उसको अच्छे से समझाती हूँ लिखा करके। ठीक, मैंने आप लोगों को ऐसे भी समझा दिया, लिखा करके भी समझा देती हूँ, हर वे से आप लोगों को समझा रही हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, समझ में आता है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और फिर लास्ट में जो बच्चे ऐड होंगे, स्टार्टिंग से ऐड हो जाएंगे, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और लास्ट में क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी में लेक्चर देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने टाइम बहुत है तो इसीलिए मैंने पहले से क्लास स्टार्ट कर दिए, ताकि आप लोगों के सारे लेक्चर अच्छे से हो जाए,
कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को समझ में भी आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को अवेलेबल कर रही हूँ। ठीक, अभी मैंने जो आप लोगों को बताया कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, तो वही को लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, अगर हम लोग जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है, ए से हमारे पास बी बन रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो हम लिखेंगे इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम कंसंट्रेशन ए पे लें एट टाइम T1 इज़ x1 मोल पर लीटर, ए की जो कंसंट्रेशन है टाइम T1 पे वो x1 मोल लीटर है। ठीक, तो x1 मोल लीटर टाइम T1 पे है, और लिखेंगे फिर एट टाइम T2 पे किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो x2 मोल लीटर हो जाएगा। ठीक, ए जो है रिएक्टेंट साइड है, उसकी कंसंट्रेशन टाइम T1 पे x1 है, टाइम T1 पे x1 है, और टाइम T2 पे ये x2 मोल हो जाता है। तो इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हायर कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो बड़ी कंसंट्रेशन होगी उससे छोटी कंसंट्रेशन को हमें माइनस करना है फिर, और जो T2 टाइम है उसमें से T1 टाइम को माइनस करना है। और हमने बताया कि कुछ समय के बाद ये डिक्रीज़ होने वाला है, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब ये आप लोगों को नेगेटिव साइन समझ में आ गया ना, क्या इंडिकेट करता है, तो यही इंडिकेट करता है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें लिखेंगे नेगेटिव साइन indicate that the concentration decreases with टाइम, समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। ठीक, अगर इसी टाइम हम ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, ए के लिए है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम बी के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, तो वो क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसमें कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए है। ठीक, थोड़े लाइट की प्रॉब्लम है, देख लीजिए। ये रिएक्टेंट के लिए है, ए साइड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट के साइड वाला है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे अगर रिएक्शन दिया गया है तो उसका रेट कैसे लिखते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर कोई हमारे पास दे दिया गया रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन आता है, जैसे कि जनरल ही देख लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर अ जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन के लिए जैसे हमारे पास दे दिया गया N1A N2B इज इक्वल टू C1C और D1D दे दिया गया। ठीक, हमारे पास ये दे दिया गया, तो इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड वाला होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव में लिखते थे, और जो राइट हैंड साइड वाला जो कि प्रोडक्ट साइड वाला है वो डिक्रीज़ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक, नेगेटिव साइड वाला x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और राइट हैंड साइड वाला x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसके लिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। हमारे पास ए, हमने अभी आप लोगों को बताया ना कैसे इंटरवल में लिखते हैं, जब अगर रेट ऑफ रिएक्शन का है तो इस फॉर्म में लिखेंगे dx बाई dt या डेल एक्स बाई डेल टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका देखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे पास ए दिया गया है, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी डी ए अपॉन
dt मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब यहाँ पर n1 दिया गया है और ये नेगेटिव होता है और ये हमेशा नीचे अपॉन में रहता है n1, ठीक, और ये नेगेटिव होता है तो इसीलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख गया। अब इसका कैसे लिखेंगे, पहले हम d बाई फिर b लिखेंगे अपॉन dt, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ पर n2 है तो ये 1 अपॉन n2 में चला जाएगा, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये n2 में चला जाएगा, और ये यहाँ पर ये क्या होगा, रिएक्टेंट का साइड है तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक। अब हम प्रोडक्ट की बारी है तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, dc अपॉन dt, और ये 1 अपॉन C1, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट का साइड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इज इक्वल टू इधर लिखेंगे dd अपॉन dt, और प्रोडक्ट में क्या है d1, 1 अपॉन d1। तो इस तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास दिया गया है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें n2 और n1 क्या है, रिएक्टेंट के मोल्स हैं, और C1 और d1 क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स हैं। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, तो इसमें लिख लीजिए वेयर n1 एंड n2 आर द मोल्स ऑफ reactant and C1 and D1 are the moles of प्रोडक्ट। तो ये पूरा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका करा देती हूँ, एग्जांपल देख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक। एग्जाम्पल में डालिएगा, हम H2 ले लेते हैं और I2 ले लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल है 2HI ले लेते हैं, ठीक। तो ये इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास दिया गया है तो इसका रेट ऑफ एक्स लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखते थे, डी में यहाँ पर जो कंपाउंड होता था, यहाँ पर H2 है तो ये H2 हो जाएगा अपॉन dt। अब यहाँ पर क्या है 1 है तो ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक, और ये नेगेटिव साइड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बस। और इसका क्या लिखेंगे, di2 dt, इधर 1 है, 1/1 नेगेटिव हो जाएगा तो बस नेगेटिव साइन लगा देंगे, 1/1 क्या ही लिखना, ठीक। अब प्रोडक्ट साइड का लिखना है तो d बाई dt पहले लिख लेंगे, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर HI है और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, प्रोडक्ट के साइड है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, फिर उसके बाद ये फार्मूलाज वगैरह बताए हैं, फिर उसके बाद ये बताए हैं कि अगर रिएक्टेंट का कुछ मोल्स कम डिक्रीज़ होगा तभी जाके प्रोडक्ट बनाएगा, इसको पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन आ जाता है तो उसको कैसे लिखना है। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको यही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो ये शॉर्ट नोट देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प होने वाली है। और मैं आप लोगों को वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो अब उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी जो स्पीड होती है, जब हम कंसंट्रेशन जब देखते हैं रिएक्टेंट का तो वो कितनी मात्रा में होगा, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू इट द रेट of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction depends directly
ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितनी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट पे, उस पे ये डिपेंड करेगा। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन पे। देखिए ए प्लस बी सी बना रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, स्पीड होगी, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये भी एक चीज़ है इसमें, ठीक। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको समझाने का एक और तरीका है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। मतलब ये ए रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन, इसमें कुछ आगे कोफिशिएंट होगा, इसमें भी आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो इसकी पावर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से n तक हो सकता है, तो इसको n मान लेते हैं। यहाँ पर भी n तक हो सकता है तो n मान लेंगे, ठीक। यही कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में ए है और बी है तो ए और बी, और यहाँ पर कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो वो उसकी पावर में चला जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या हो गया, k कांस्टेंट हो गया, ठीक। a की पावर n, b की पावर n। अब ये k क्या है, ये है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो या रेट कांस्टेंट कह सकते हो। तो लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो या सिंपली इसको रेट कांस्टेंट कह सकते हो। रेट कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया करता है कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले आप लोग रेट कांस्टेंट के बारे में अगर पूछता है तो पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में ये लिखेंगे, फिर उसके बाद रेट लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पे, ये लिखेंगे। जब साइन हटाएंगे तो के आएगा, तो ये पूरा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसकी डेफिनेशन भी अगर पूछ लिया करता है तो आप लिख सकते हैं, इसमें इसकी रेट कांस्टेंट की डिफिनीशन बता रहे हैं तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर कंसंट्रेशन अंडर कंडीशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर कंडीशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा, जब ROR इज इक्वल टू K कब होगा, जब ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, मतलब A और B इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये हमारा रेट कांस्टेंट डिफाइन होगा, ठीक। ये कहा गया है इसमें, तो इसमें लिख लीजिए इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि A की पावर n है एंड B की पावर n जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इज़ 1 मोल पर लीटर, जब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाएगा तब रेट कांस्टेंट डिफाइन होगा। तो ये पूरा रेट कांस्टेंट के बारे में भी हो गया, काफ़ी बार एग्जाम में शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछा गया है, ठीक। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या ये भी बता दिया, इसमें रेट कांस्टेंट कैसे आता है ये भी बता दिया, और रेट कांस्टेंट के डेफिनेशन और रेट कांस्टेंट कब इक्वल होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और B की पावर n 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी आती है, जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर पे जो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन या कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर,
फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन से फैक्टर पे करते हैं, 5 फैक्टर्स पे ये करता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन होता है, फिर टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैटलिस्ट होता है, रेडिएशन होता है। सब मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कौन कौन से इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा होता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ गया तब भी आप लोग लिख लेंगे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक। और बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कितनी मात्रा में होगा, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस पर कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करता है और स्लो करता है उस पर कैसे डिपेंड करता है। और लास्ट चीज़ है इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, क्या रेडिएशन होना चाहिए जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये 5 चीज़ों पे, फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब पांचों चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, कोई रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबसे पहली हेडिंग होगी। तो जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, A+B+C बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट इसमें का होगा, मतलब कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी, कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी, तब जा कर के प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, मतलब 5 मोल ये है, 5 मोल ये है, तो प्रोडक्ट भी हमारा उसी हिसाब से बनेगा ना, प्रोडक्ट कम तो हो नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट की जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मोल्स मिला देंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आया कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, अगर ROR बढ़ा तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ागा। ROR कम हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। यही चीज़ होती है। अब दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे ये डिपेंड करता है, तो इसमें देखते हैं। अगर हम किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई रिएक्शन हो रही है, मानिए ए से बी बन रहा है, ए से ये बी बन रहा है, अगर ये हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे, जैसे हम गैस पे कोई चीज़ रखते हैं, तो कोई चीज़ बनाने को रखेंगे तो अगर हम गैस तेज़ कर देते हैं तो वो जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वैसे ही इसमें भी है। अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक। इसमें एक चीज़ और आता है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में बढ़ाते हैं,
अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या तो वो डबल हो जाएगा या तो फिर वो ट्रिपल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। यही कहलाता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इतना आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इसका मैं लिखवा देती हूँ, इसमें लिखेंगे इफ़ वी इंक्रीज़ है, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज़ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल ये हो जाएगा। ठीक, अब ये जो डबल और ट्रिपल हो गया है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोला जाता है, लेकिन उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को बेसिक लिखना है। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा तो 5 पॉइंट डाल देना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और रेडिएशन। और सबसे पहले लिख देना है कंसंट्रेशन में इतना लिख देना है, टेम्परेचर में इतना लिखे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मैं जैसे बता रही हूँ वैसे लिखते हुए चलिएगा आप लोग बस। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब ये प्रेशर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब ये जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। और हमने अभी देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो मतलब जो प्रेशर होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेशर कम करेंगे तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेट बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा घटेगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ठीक, अब चौथा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आगे देखते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये लेक्चर ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला लेक्चर बताया वो बेसिक लेक्चर है जिसमें मॉलिक्युलैरिटी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेक्चर है रेट ऑफ रिएक्शन का और क्या कहते हैं रेट लॉ मैंने एक्सप्रेशन बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जितने भी लेक्चर होने वाले एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले। मैं आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चौथा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एक रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे। मतलब क्या होगा उसका नेचर, पॉजिटिव नेचर का होगा या नेगेटिव नेचर का होगा। क्योंकि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया जाए तो वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने फास्ट रिएक्शन बताया हुआ है। फिर नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है कि जो अगर रिएक्शन हो रही है अगर वो डाल दिया जाए तो रिएक्शन जो बनने की, प्रोडक्ट बनने की, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तो चौथा पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब लास्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्प होता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और नोट्स बनाते हुए चलिए, यही सारी नोट्स आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन है, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन may be speed up by the absorption of
photons of certain radiations। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में कह रहा है कि जो रेट होगा किसी भी रिएक्शन को वो बढ़ा देगा, मतलब बढ़ जाएगा जब हम उसमें फोटोन्स को ऐड करेंगे। देख, कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी में जा रहा है, अगर इसमें हम फोटोन्स का एडिशन करेंगे तो वो जो रिएक्शन होगी बहुत ही तेज़ी से होगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए जो कि इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का है। जैसे H2 गैस है और Cl2 भी गैस है, तो ये क्या बनाता है, 2HCl बनाता है, गैस। और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, Hmu। Hmu क्या है, ये फोटोन्स है। हम लोग ने क्लास 12th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो Hmu होता है वो फोटोन्स है। अगर हम रिएक्शन में फोटोन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, अगर फोटोन्स हमारा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इफेक्ट ऑफ रेडिएशन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका ये मैंने दोनों टॉपिक करा दिया है अच्छे से। कौन कौन सा करा दिया हुआ है आप लोगों का, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया है, फिर उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हो गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, और इसमें फैक्टर इफेक्टिंग में इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन से उसका रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है, अब नॉन स्टॉप क्लासेस चलेगी, काफ़ी टाइम है। हम लोग बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम तक हम लोगों का सब कुछ कवर हो जाए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।